हेलो बच्चों, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का अर्थशास्त्र का पहला अध्याय यानी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। बच्चों, ये जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही तो रहता है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को इसको स्किप ना कीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके अगले वीडियो जैसे ही आएगा आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था। ठीक है, तो पालमपुर के गांव के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे। ठीक है, तो नौकरी करते थे, खेती करते थे, बेगारी घूमते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पालमपुर गांव के लोग जो थे वो क्या थे, कृषि थे। वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित था। ठीक है, तो पालमपुर गांव में कितना परसेंटेज लोग जो था खेती पे आश्रित था, खेती पे निर्भर था। ठीक है, तो लगभग 75%। ठीक है, 75% लोग क्या थे, खेती करते थे लगभग, है ना, 75% लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पंजाब, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 4, खरीफ ऋतु की अवधि क्या है। यानी कि खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है, तो जून से अक्टूबर, या फिर नवंबर से अप्रैल, या अप्रैल से जुलाई, या इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ जो है बच्चों वर्षा ऋतु में होता है और ये कब से कब तक होता है, जून से अक्टूबर तक। ठीक है, जून से अक्टूबर तक क्या होता है, खरीफ ऋतु का अवधि होता है, जून से अक्टूबर तक। ठीक है, और ये वर्षा ऋतु का समय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं रबी ऋतु का अवधि क्या है। ठीक है, तो रबी ऋतु फसल का अवधि क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर से अप्रैल। ठीक है, जैसे ही खरीफ फसल का ऋतु जो होता है, ठीक है, अवधि समाप्त होता है, वैसे स्टार्ट हो जाता है नवंबर से अप्रैल तक, वो रबी ऋतु कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे। यानी कि कितने लोग पास भूमि नहीं था, भूमिहीन मतलब भूमि नहीं था। तो 60 परिवार, 150 परिवार, 75 परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 150 परिवार लोग के पास भूमिहीन थे, उन लोग के पास भूमि था ही नहीं। ठीक है, जमीन था ही नहीं। ठीक है, 150 परिवार। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे। तो इसमें पालमपुर के जो किसान थे वर्ष भर में कितना फसल उगाते थे, 4 फसल। ठीक है, 4 फसल उगाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 में। क्या लिखा हुआ है, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं, अथवा पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हो सकता है इतना रहे, पालमपुर में कितने परिवार रहते थे, या फिर क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि पालमपुर में कितने विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ 350, 500 और 450, 400। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 450। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको उत्पादन के कौन, तो भूमि तो रहना चाहिए उत्पादन में, भौतिक पूंजी भी रहना चाहिए। ठीक है, और मानव पूंजी भी रहना चाहिए उत्पादन के लिए, है ना, भौतिक पूंजी भी रहना चाहिए, मानव पूंजी भी रहना चाहिए। बाजार जरूरी नहीं है। ठीक है, उत्पादन का मुख्य कारक जो है बाजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। क्या लिखा हुआ है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं और चना और जौ आप लोग कब उगाते हैं, रबी फसल में, खरीफ फसल में, या रबी या खरीफ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, और रबी फसल की अवधि कितना भी हमने बताया था, नवंबर से अप्रैल। ठीक है, नवंबर से अप्रैल याद रखिएगा। ठीक है, नवंबर से अप्रैल।
रबी फसल का। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में। क्या लिखा हुआ है 11 नंबर में? पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो शाहपुर, रायगंज, सोलापुर या गोपालगंज। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का रायगंज। ठीक है, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा साथ गांव जुड़ा हुआ था? रायगंज। ठीक है, और पालमपुर और रायगंज की जो दूरी थी कितनी थी? 3 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा 3 किलोमीटर, और दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है, तो क्या है? गेहूं और चावल में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, या फिर ज्वार और बाजरा में उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बच्चों ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और चावल में अत्यधिक वृद्धि ही क्या था? इसका मुख्य विशेषता था। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर में HYV, ठीक है, का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अधिक उत्पादन करने वाले बीज, निम्न उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले खेत, निम्न उत्पादन करने वाले खेत। तो हाइब्रिड जो बीज होता था, ठीक है, HYV, वो क्या होता था? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर में। भौतिक पूंजी निम्नांकित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक पूंजी पूछ रहा है, तो इमारतें, मशीन, औजार, ट्रैक्टर। ठीक है, तो ट्रैक्टर जो है वो भौतिक पूंजी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो अभी शुरू में ही बता दिए थे, खरीफ फसल किस में? तो वर्षा ऋतु में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में को ही क्या बोलते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, और खरीफ फसल की अवधि कितना से कितना था? जून से अक्टूबर, है ना, जून से अक्टूबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? मक्का और तिलहन, दलहन और चावल, चावल और तथा गेहूं और जौ तथा चावल। तो जो हरित क्रांति जो जुड़ा हुआ है बच्चों, वो चावल और गेहूं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, चावल और गेहूं का वृद्धि इसी के कारण से हुआ था, हरित क्रांति के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? मतलब कि जो पानी, जो फसल में हम लोग को उपजाते हैं, जो पानी देते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं, वो उसका मुख्य स्रोत क्या था? कुआं से पटाते थे पानी, तालाब से, नहर से, या फिर नलकूप से? तो नलकूप से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध की वृद्धि, उद्योग में वृद्धि, इनमें से सभी। तो हरित क्रांति क्या है बच्चों? कृषि में विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ए नंबर। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों आर्थिक क्रियाएं जो मुख्य रूप से होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से जिसका पास अधिक भूमि था, ठीक है, वो कितना लोग थे? ठीक है, कितना परिवार लोग थे? तो 75, 60, 150 या फिर 240। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 परिवार। कितना परिवार? 60 परिवार। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे? यानी कि पालमपुर में कितने लोग थे जो गैर कृषि, मतलब कि अदर काम करते थे, कृषि के अलावा काम करते थे? ठीक है, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, या फिर अलग लेबर में काम करते थे। इस तरीके से कितना गैर कृषि, मतलब कि कृषि से अलग कितने लोग थे? 60% लोग, 40%, 25% लोग, या फिर 75% लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, 25% जो थे बच्चों वो क्या थे? गैर कृषि थे। ठीक है, गैर कृषि। और जो 75% लोग थे वो क्या थे? कृषि में थे सम्मिलित। ठीक है, कृषि का काम करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आता है एग्जाम में। आगे आते हैं हम लोग। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार का कार्य किए जाते हैं? तो जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, एक कृषि, एक गैर कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गाँव को दूध बेचते थे? तो पालमपुर के गांव के जो लोग थे वो जो निकटवर्ती, यानी कि निकट में एक गांव था, बड़ा गांव, तो कौन सा था? ठीक है, जहां पे दूध बेचते थे। तो यहाँ है पीतमपुरा, सिलीगुड़ी, शाहपुर या रायगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रायगंज। ठीक है, रायगंज। रायगंज और पालमपुर की जो दूरी थी वो कितनी थी? 3 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा।
ठीक है। और यहाँ से कहाँ, पालमपुर से कहाँ जाता था इन लोग दूध बेचने के लिए, दूध ये रायगंज, है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। तो देखो कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण ये सब जितना भी है कौन सी क्रिया कहलाती है, यहाँ पे चतुर्थक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं या द्वितीयक क्रियाएं या फिर प्राथमिक क्रियाएं। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाएं हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या बोल देता, गन्ना का चीनी बनाना है ना, चीनी बनाना, फैक्ट्री वगैरह का जो भी यूज़ होता है, ठीक है, तो वो द्वितीयक क्रियाएं हो गया। तृतीयक क्रियाएं में सेवा क्षेत्रक होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है, कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि में ही क्या होता है, अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है, अधिक श्रम की जरूरत पड़ती है, अधिक लेबर की जरूरत पड़ती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जहाँ भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई, ठीक है। तो भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी, पंजाब में। अभी शुरू क्वेश्चन में ही हमने बताया था, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन में पंजाब है ना। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या किया गया था, आधुनिक कृषि अपनाया गया था, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन है यहाँ पे HYV बीजों का उपयोग, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मत्स्य विकास या दूध उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, HYV बीजों का उपयोग किया गया था। हरित क्रांति में जो 1960 में हुआ था वो कौन सा बीज का उत्पादन किया, प्रयोग किया गया था, HYV, है ना। तभी ज़्यादा उत्पादन हो रहा था गेहूं का, चावल का। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं। तो श्वेत क्रांति क्या है, हरित क्रांति तो हमने बता दिया, चावल और गेहूं में वृद्धि, लेकिन श्वेत क्रांति क्या है, फलों की खेती में विकास, दूध उत्पादन में वृद्धि, मछली पालन में वृद्धि या फूलों की खेती में वृद्धि। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा दूध उत्पादन में वृद्धि। दूध उत्पादन में वृद्धि ही क्या होता है, श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, दूध उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था, याद करो जल्दी से, 1960, 1950, 1970 या 1980। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। लिखा हुआ था ना 1960 की हरित क्रांति, जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन में, कुछ ऊपर का ही क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ था, देखिए 1960 हरित क्रांति, है ना। तो याद रखने की बात है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है। अभी 2 बार हमने इसी वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है, 2 बार में ही बता दिया। रायगंज और पालमपुर की दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, तो नहीं, हाँ, कभी कभी, कभी नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ, है ना। हरित क्रांति क्या हुआ, हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, है ना। क्यों बना दिया, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हुआ तो आत्मनिर्भर हो गए हम लोग, है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो भारत में जितना भी जनसंख्या है तो कितना परसेंटेज जो लोग हैं वो ग्रामीण में, गांव में रहते हैं। तो 25%, 75% या 50%। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75%, है ना। 75% लोग अभी भी क्या है, गांव में निवास करते हैं। कहाँ पे, गांव में रहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है, ठीक है। तो सहकारी संस्था क्या होता है, जो प्राइवेट भी हो और सरकारी भी हो, उसको सहकारी संस्था कहते हैं। तो मदर डेयरी कहाँ का एक महत्वपूर्ण सहकारी, गुजरात का, पंजाब का, हरियाणा का या दिल्ली का। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, है ना। दिल्ली में क्या है, मदर डेयरी है, ठीक है। और वो महत्वपूर्ण जो है सहकारी संस्था है, यानी कि ये प्राइवेट और सरकारी दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है। तो आर्थिक गतिविधि क्या होता है, आर्थिक गतिविधि का मतलब कि आर्थिक यानी कि जहाँ से पैसा मिलता हो, जहाँ से
पैसा मिलता हो, जहाँ से पैसा मिलता हो उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, जहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। तो देखो, जब अपने घर पर नर्स काम करेगी तो क्या पैसा कमाएगी? नहीं कमाएगी। तो ये आर्थिक क्रिया हुआ? नहीं हुआ, है ना। स्कूल में शिक्षक का कार्य, देखो स्कूल में जो पढ़ा रहा है शिक्षक, वो क्या कर रहा है? पैसा के कारण ही पढ़ा रहा है ना, पैसा ले रहा है, पैसा के कारण ही पढ़ा रहे हैं। तो वो पैसे के कारण पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो कौन सा हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ तो हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, तो वो हमारा क्या हो गया? गैर आर्थिक क्रिया हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जिस दिन से हम पैसा लेने लगे तो वो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया। तो स्कूल में जो शिक्षक जो पढ़ा रहे वो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। अपने घर पर डॉक्टर का काम, देखिए अब घर में खुद डॉक्टर है और खुद काम करेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो वो आर्थिक क्रिया हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो वो क्या हो गया? गैर आर्थिक क्रिया। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि एक वर्ष में हम एक ही भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न करें। जैसे कि यहाँ पे पालमपुर में कितना फसल एक साल में उगाता था? 4 फसल, है ना, 4 तरह के फसल। तो इसी तरीके से 4-5 बहुत सारी फसल अगर हम उगाते हैं तो उसको कौन सा क्या कहेंगे, है ना। फसल चक्र प्रणाली, उत्पादन की उन्नत प्रणाली, नवीन कृषि प्रणाली, बहुविधि फसल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविधि। बहु मतलब बहुत सारे और विधि मतलब विधि, है ना, मेथड, फसल प्रणाली कहेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस यहाँ पे देखिए, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो उत्पादन, उत्पादक, अस्थायी पूंजी या अस्थायी पूंजी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि औजार अगर हम एक बार ले लेंगे तो उसको हम बहुत दिनों तक यूज़ करेंगे। मशीन एक बार ले लेंगे तो बहुत दिन, मतलब वो क्या है? अस्थायी है, फिक्स है ना, वो फिक्स पूंजी है। अगर हम जिस दिन ही औजार और मशीन और भवन को बेचेंगे तो वो हमको क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है। वो अस्थायी पूंजी है, ठीक है। उसको 1 साल से 2 साल से अधिक समय तक हम रख सकते हैं। जिसको 1 साल से कम तो वो क्या हो जाएगा? अस्थायी पूंजी। लेकिन 1 साल से अधिक जब हम रखते हैं उसको हम लोग अस्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? मतलब कि भूमि तो देखो, उत्पादन में तो भूमि एकदम कंपलसरी है, लेकिन अगर बात करें कि दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो पूंजी, श्रम, परिवार या वितरण। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम, ठीक है। भूमि अगर है तो आप फिर दूसरा जो आवश्यक कारक है, आवश्यक तत्व है, आवश्यक चीज़ है, वो श्रम है, लेबर है, ठीक है, यानी कि आप है, ठीक है। उसके बाद मानव पूंजी, परिवार उसके बाद में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा आवश्यक कारक क्या हो जाएगा? श्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा 37 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से अगर देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर से अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए, ठीक है। यहाँ से चूंकि एक बार देख लेंगे तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।